हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हम लोग अपना हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि है रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। आप लोगों को याद होगा, इससे पहले हम इसके 3 पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था, फिर हमने साउथ में विजयनगर एम्पायर वगैरह के बारे में पढ़ा था, फिर हमने ये देखा था कि मुगल एम्पायर राइज कैसे हुआ था, और लास्ट वीडियो में हमने देखा था अकबर और औरंगजेब के बारे में कि अकबर कैसे 13 साल की उम्र में रूलर बना, और उसने कैसे कैसे वो पहले लड़ाई में बिलीव करता था, फिर बीच में उसने ये सब बंद कर दिया। उसने अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से अपने किंगडम का एक्सपेंड किया, और हमने पढ़ा था कैसे उसने जिजिया वगैरह हटा दिया था। उसने हाउस ऑफ ट्रांसलेशन इस्टेब्लिश किया था फतेहपुर सीकरी में। उसने कैसे बहुत सारी धार्मिक किताबों का उसने ट्रांसलेशन करवाया था। और उसके बाद हमने औरंगजेब के बारे में पढ़ा था कि कैसे उसने अपने बड़े भाई से युद्ध लड़ा था ताकि वो राजा बन सके। उसने अपने पिता शाहजहां को भी आगरा फोर्ट में कैद करके रखा था, और उसने अपने एक भाई को देश निकाला दे दिया था और दूसरे भाई को कैद करके उसे मार डाला था। तो ये सब हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था औरंगजेब कैसे अपना धर्म अच्छे से फॉलो करता था, और वो पीस फॉर ऑल में बिल्कुल बिलीव नहीं करता था। उसने कैसे टेम्पल्स वगैरह तुड़वा दिए थे, और उसने कैसे सब पे टैक्सेस लगाए थे। ये सब कुछ हमने औरंगजेब के बारे में पढ़ा था। और हमने उसके बारे में एक खास बात ये भी पढ़ी थी कि औरंगजेब का टाइम एक ऐसा टाइम था जिस वक्त मुगल एम्पायर सबसे ज्यादा एक्सपैंड हुआ था, मतलब औरंगजेब ने मुगल एम्पायर सबसे ज्यादा एक्सपैंड किया था। अब आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जो मुगल थे उनका प्रतिरोध कैसे हुआ, कि ये जो मुगल एम्पायर बढ़ रहा था उसका कहाँ कहाँ पे प्रतिरोध हुआ, और किस किस ने किस किस फॉर्म में उसका विरोध किया, कैसे विरोध किया, वो आज हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर के 2 पार्ट्स और बाकी है। एक में हम ओम डायनेस्टी, राइज ऑफ सिक्स वगैरह पढ़ेंगे, दूसरे में हम मुगल एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था वो पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस टू द मुगल मतलब मुगलों के विरुद्ध प्रतिरोध, मतलब मुगलों के खिलाफ विरोध करना। ठीक है। तो जो लोग थे उन्होंने मुगलों के खिलाफ विरोध क्यों किया, उन्होंने वो मुगल लोगों के अगेंस्ट क्यों गए। तो इसलिए गए क्योंकि जो मुगल्स थे उन्होंने हैवी टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए थे, और मुगल के जो ऑफिशियल्स थे, मतलब वहाँ के जो अधिकारी वगैरह थे, वो लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे, उनसे बहुत गुस्से में बात करते थे, उनको ऑप्रेस करते थे। ऑप्रेस मतलब दबाते थे। और मुगल रूलर्स जो थे वो उनकी जमीन हथियाने की कोशिश करते थे। इस वजह से लोगों को मुगल का रूल पसंद नहीं आ रहा था, बहुत लोगों ने उसका विरोध किया, और इस वजह से मुगल एम्पायर वीक भी होना शुरू हुआ था, कि लोग विरोध कर रहे थे, उनसे लड़ रहे थे, इस वजह से मुगल एम्पायर वीक होना भी शुरू हो गया था। ठीक है। आगे बढ़ते जाट रेबिलियन, मतलब जो जाट कम्युनिटी थी उन्होंने मुगलों का विरोध कैसे किया। तो जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा और ईस्टर्न राजस्थान में रहते थे, उस वक्त वो लोग मेन जाट कम्युनिटी बनाते थे। सारे वो किसान थे जो इन तीनों जगहों पर रहते थे, इन लोगों ने मिलके जाट कम्युनिटी बना रखी थी। 17वीं सेंचुरी में, मतलब 17वीं शताब्दी में, उन लोगों ने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, मतलब ये जो मुगल जो भी लेन देन होती थी, ये सब चीजें होती थी, उसके खिलाफ उन लोगों ने लड़ाई लड़ी, और उन्होंने मुगल के एक ऑफिसर को मार डाला। उसके बाद अप्रोक्स 20,000 से ज्यादा जाट के सोल्जर्स थे जो मुगल आर्मी से लड़ रहे थे लगातार। और जब इन 20,000 सोल्जर्स का जो वो था हेड, जैसे होता है ना कि सरदार जो इन लोगों को मेन लीड करे, जब इनके सरदार को मार दिया गया, तो ये जो लड़ाई थी वो वहीं दब गई, क्योंकि अब उनके अंदर हिम्मत नहीं थी। मान लो आपको कोई हिम्मत दे रहा है, आपका सरदार, और उस वक्त ये भी बहुत बड़ी बात होती थी कि कोई आके आगे विरोध कर रहा है, लड़ रहा है, तो आपका सरदार है, उन लोगों ने आपके सरदार को ही मार डाला, तो आपके अंदर तो हिम्मत नहीं रहेगी ना कि हम अकेले कैसे लड़े। हमारी जो हिम्मत थी, हमें जो लीड कर रहा था वो ही नहीं रहा। क्योंकि पहले जमाने में ऐसा होता था, मान लो राजा लड़ गया, तो राजा मर गया है या कोई मेन उनका लीडर मर गया है, तो वो लोग वापस चले जाते थे, क्योंकि अब उनकी आर्मी को लीड करने वाला कोई नहीं होता था। तो इस वजह से ये जो जाट लोग विरोध कर रहे थे, वो विरोध वहीं पे रुक गया। ठीक है। यही चीजें हिंदी में दे रखी है कि मुख्य रूप से वो किसान थे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पूर्व राजस्थान, मतलब ये आज के हिसाब से एरियाज मैंने आपको बताए हैं। आपकी बुक में आज के हिसाब से एरियाज लिखे कि अब जो एरियाज आते हैं, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पूर्वी राजस्थान में जो आज एरियाज आते हैं, वो फिर 17वीं शताब्दी में उन्होंने मुगलों के खिलाफ विरोध किया, और विद्रोह किया। विद्रोह मतलब आंदोलन वगैरह चलाए, और उन्होंने मुगल अधिकारी को भी मार दिया। 20,000 जाट योद्धा जो मुगल सैनिकों से लड़ रहे थे, और जब इन योद्धाओं की नेता की मृत्यु हो गई, तो अंत में विद्रोह रुक गया, और विद्रोह को वहीं दबा दिया गया, क्योंकि उनको कोई अब लीड करने वाला नहीं रहा था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब ट्राइब्स में कैसे रेजिस्टेंस था, मतलब जो वहाँ की जनजाति थी, वहाँ पे जो आदिवासी लोग थे, उन लोगों ने कैसे मुगलों का विरोध किया। तो बहुत सारे आदिवासी समुदायों ने, बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज ने मुगल के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करी, मुगल के खिलाफ विरोध किया, जिसमें से थे भील्स, गोंड, संथल्स, कोच। ये कुछ ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज थी जिन्होंने मुगल के खिलाफ विरोध किया, प्रतिरोध किया। उन्होंने क्यों, देखो मेन कारण यही था कि मुगल्स बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहे थे, वो उनका जमीन हथियाना चाह रहे थे, मुगल का बिहेवियर अच्छा नहीं था। तो बहुत सारे लोगों ने मुगल के खिलाफ विरोध ही इसलिए किया था। तो इन्होंने भी इसलिए लड़ा क्योंकि मुगल इन लोगों पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहे थे और इन लोगों की जमीन हथियाना चाहते, वो चाहते कि इनकी जमीन मुगलों के कब्जे में आ जाए। इस वजह से इन लोगों ने मुगलों से लड़ाई करी। उसके बाद अब जब ये लड़ रहे थे, इनमें से कुछ ट्राइबल ग्रुप्स तो हार गए लड़ते लड़ते, और वो मुगल एम्पायर का पार्ट बन गए, मतलब वो हार गए तो मुगलों ने उन पे कब्जा कर लिया। और बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स फॉरेस्ट में, मतलब जंगलों में, पहाड़ों पे और ऐसे एरियाज में रहने लगे जहाँ पे वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके, मतलब जहाँ पे जो मुगल लोग हैं वो उन पे कब्जा ना कर सके और वो वहाँ पे अपना इंडिपेंडेंटली काम कर सके या फिर इंडिपेंडेंटली रह सके। तो कुछ लोग तो हार के मुगल के कब्जे में आ गए, बाकी कुछ लोगों ने अब भी छुप छुपा कर इंडिपेंडेंट रहना शुरू कर दिया, चाहे जंगलों में रह रहे हो चाहे पहाड़ों पे रह रहे हो, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये यहाँ पे कि भील, गोंड, संथाल और कोच, इन सब जनजातियों ने मुगलों के खिलाफ विरोध किया। इनका विरोध इसलिए था क्योंकि वो उनकी भूमि पर कब्जा करना चाहते थे, मतलब उनके लैंड पर कब्जा करना चाहते थे और उन पर टैक्सेस लगाए जा रहे थे, कर लगाया जा रहा था। और कुछ जनजातियां आने के बाद मुगलों के अधीन हो गई और कुछ जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में जो रहने वाली जनजातियां थी वो अपने इंडिपेंडेंटली रह रही थी, वहां उन्होंने रहना शुरू कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको समझ आए। इस वक्त जब मुगल एम्पायर था उस वक्त राजपूत का भी राइज हो रहा था। हमने पीछे देखा था ना कि खिलजी कैसे आया था और वो मतलब पूरा वो करके वो वापस चला गया था। तो खिलजी के जाने के बाद राजपूत का राइज होना शुरू हुआ। यहाँ तो मुगल डायनेस्टी अपना काम कर रही थी, पर उधर राजपूत ने भी राइज करना शुरू करा। राजपूत मेनली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहते थे और वो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे, अपनी करेज के लिए जाने जाते थे और अपना स्वाधीनता के लिए जाने जाते थे कि हम किसी के कब्जे में नहीं आएंगे, हम अपने इंडिपेंडेंट हैं, हम अपना इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। इन सब चीजों के लिए वो ज्यादा जाने जाते थे। और वो बाहर से जो फॉरेन इन्वेडर्स आते थे, मतलब बाहर से जो कब्जा करने आते थे या बाहर से जो भी घुसपैठिए आते थे, उनसे वो हमेशा लड़ते थे। जैसे ही खिलजी का रूल खत्म हुआ, इन्होंने अपना किंगडम्स को, अपने राज्यों को फिर से बनाना शुरू किया, क्योंकि आपको पता है खिलजी कितनी तबाही मचाई थी। और जो दो इम्पोर्टेंट राजपूत रीजन उभर के आए थे वो थे मेवाड़ और मारवाड़, मतलब मेवाड़ का रीजन और मारवाड़ का रीजन, ये दो इम्पोर्टेंट राजपूत रीजन थे जो उभर के आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते थे। यहाँ पे ये बात हिंदी में दे रखी है। उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे, वीरता, साहस और स्वतंत्रता प्रेम के लिए वो प्रसिद्ध थे और विदेशी आक्रमणियों से लगातार संघर्ष करते रहे थे। खिलजी के बाद उन्होंने अपने राज्य का पुनर्निर्माण किया और इसमें मेवाड़ और मारवाड़ ये दो मेन प्रमुख राजपूत क्षेत्र थे। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ते हैं कुछ राजपूत रूलर्स की। राणा कुंभा के बुक में आपके सिर्फ मेंशन कर रखा है कि आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा बता रही हूँ उनके बारे में। आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे मैं 3 के बारे में बता रखा है, राणा कुंभा, राणा संग और महाराणा प्रताप। ठीक है, इन तीनों ही लोगों ने जो ये तीनों हमारे रूलर्स हैं, इन तीनों ने ही मेवाड़ पर रूल किया है। पहले राणा कुंभा ने रूल किया मेवाड़ पर, फिर राणा संगा ने, फिर महाराणा प्रताप ने। तो हमारे मेवाड़ के रूलर्स है। तो राणा कुंभा को बहुत महान शासक माना जाता है। इन्होंने मेवाड़ को ज्यादा मजबूत, मतलब पहले रूलर थे तो इन्होंने मतलब उसको और अच्छे से मजबूती से बिल्ड किया और वो अपनी ब्रेवरी के लिए, अपने साहस के लिए और अपनी लीडरशिप के लिए, मतलब सबको एक साथ लेकर चलने के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। राणा कुंभ के बारे में आपको जानने की इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी बुक में इनका सिर्फ नाम मेंशन करा हुआ है। आगे बढ़ते हैं राणा संगा के बारे में कि राणा संगा कैसे थे। ठीक है, राणा संगा ने बहुत सारे राजपूत कुलों को एकजुट किया था। मतलब जो राणा संगा थे, उन्होंने जो जैसे मैंने आपको बताया ना, राजपूत राज्य थे, राजपूत के जो अलग अलग क्षेत्र, उन्होंने सबको एक साथ लाया, तो उन्होंने सबको एकजुट किया। उन्होंने बहुत सारे सुल्तान रूलर्स को, मतलब सुल्तानों को बहुत सारे युद्ध में हरा दिया था। और वो बैटल ऑफ खानवा, उन्होंने 1527 में बाबर से बैटल ऑफ खानवा लड़ी थी, पर वो उसमें हार गए। और फिर भी वो उस युद्ध में हारने के बाद भी
वो राजपूतों की वीरता का एक चिन्ह बन गए। मतलब राजपूतों में वो अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक बहुत बहादुरी से बाबर से युद्ध किया था। ठीक है, तो आप बाबर के नाम जान के आप यहाँ देख सकते हो कि उधर मुगल का राइज हो रहा था खिलजी और लोधी के बाद, और इधर साथ के साथ हमारे राजपूत का भी राइज हो रहा था। अब राणा संगा के बाद मेवाड़ पर रूल किया हमारे महाराणा प्रताप जी ने। तो महाराणा प्रताप मेवाड़ के रूलर बने। अब उनको ना एक बना बनाया पूरा साम्राज्य मिल रहा था जिसपे उन्हें राज करना था। पर उस वक्त अकबर का शासन था और उन्हें पूरा बना बनाया साम्राज्य मिल रहा था, पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं इस पर राज्य नहीं करूंगा, मैं अपना खुद से बनाऊंगा। और उन्होंने फिर मेवाड़ पे रूल किया था। तो उन्हें जो बना बनाया राज्य मिल रहा था, आपकी बुक में मेंशन करा हुआ है कि उन्हें जो पूरा बना बनाया एक राज्य मिल रहा था रूल करने के लिए, उन्होंने उस पर राज करने से मना कर दिया। 1576 में उन्होंने बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ी थी मुगल आर्मी के खिलाफ, और उस युद्ध में वो हार रहे थे तो वहां से भाग गए। मतलब अपनी जान बचा के वो वहां से चले गए थे। यहाँ पे बोलते हैं कि मुगल्स बहुत ज्यादा नंबर में थे और बहुत ज्यादा लड़ रहे थे, फिर भी महाराणा प्रताप वहां से सक्सेसफुली बचते बचाते निकल गए, सेफली वो वहां से निकल गए। और उसके बाद वो छुप के अरावली हिल्स पे गुरिल्ला वॉरफेयर, मतलब छुप के हमला करने के, अगले को पता नहीं और अगले को आपकी लोकेशन वगैरह कुछ नहीं पता, पर आप उन पे हमला कर रहे हो। तो वो छुप के अरावली हिल्स में थे, अरावली हिल्स में से लगातार मुगल एम्पायर पे, मुगलों पे हमला कर रहे थे। और उन्होंने कठिन जीवन जिया। भाई अब तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना राजमहल वगैरह सब छोड़ छाड़ के तुम वन में रह रहे, तो ये तो एक डिफिकल्ट चीज होगी। पर उन्होंने कभी अपनी आजादी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो अपनी आखिरी क्षण तक लड़े, उन्होंने छुप छुपा के हमला किया। और इसमें उनके ट्राइबल्स लोगों ने बहुत मदद करी, हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये उनके बारे में हिंदी में दे रखा है कि अरावली की पहाड़ियों से छापामारी युद्ध जारी रखा, मतलब छुप छुप के हमले जारी रखे। अकबर के स्वाधीनता स्वीकार नहीं करी उन्होंने, और उन्होंने हल्दी घाटी युद्ध मुगलों से लड़ा था। और युद्ध में मुगल लोग ज्यादा थे, फिर भी महाराणा प्रताप सुरक्षित वहां से निकल गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भील ट्राइब से उन्हें कैसे सपोर्ट मिला? भील ट्राइब ने ना महाराणा प्रताप को बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया था। वो लोग ना मतलब आर्चरी में बहुत अच्छे थे, तीरंदाज बहुत अच्छे थे वो लोग। तो उन्होंने आर्चर्स के रूप में, मतलब तीरंदाज के रूप में युद्ध किया। उन्होंने महाराणा प्रताप की तरफ से तीरंदाज के रूप में युद्ध किया। और जैसे ट्राइब्स थी तो वो लोग तो जंगलों में रहते थे, तो उन्हें जंगलों की, वहां की जो पहाड़ियां थी, उन सबकी बहुत अच्छी नॉलेज थी। तो उन्होंने उससे महाराणा प्रताप की मदद करी ताकि वो मुगलों पे हमला कर सके। और उनकी इस वजह से महाराणा प्रताप को बहुत मदद मिली। और इनका ये कंट्रीब्यूशन मेवाड़ के लिए, मेवाड़ का जो सैन्य है, मेवाड़ की जो सैन्य परंपरा, उसके लिए एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन बन गया, एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। ठीक है, और ये हमको कैसे पता चलता है? ये जो एम्बलम है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना खड़े हैं, देखो एक साइड तो ये सेना खड़ी है और जो दूसरी साइड खड़े हैं ये यहाँ पे डिपिक्ट कर रहे हैं भील ट्राइब को। तो ये जो मेवाड़ का ये एम्बलम है, और इस एम्बलम में यहाँ पे जो हमारे लेफ्ट साइड खड़े हैं वो है हमारे भील ट्राइब के लोग। तो इस एम्बलम में उन्हें जगह देकर उन्होंने उनका कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाया कि हाँ, उनका एक ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, आज की वीडियो का ये आखिरी टॉपिक है, राजपूत औरंगजेब के रूल के वक्त। जब औरंगजेब का रूल आया तो राजपूत किंगडम्स का क्या हुआ? क्योंकि अकबर के बाद तो हमने देखा औरंगजेब का आया, बीच में शाहजहां जहांगीर सबका आया, पर उसके बाद औरंगजेब का आया। तो उस वक्त क्या हुआ कि बहुत सारे राजपूत किंगडम ना मुगल्स के संबंधी बन गया। कुछ तो शादी के उसकी वजह से बन गए, मैरिज अरेंज की, कुछ डिप्लोमेसी, मतलब अपनी नीति शास्त्र की मदद से, अपनी राजनीतिक नीतियों की मदद से, इस वजह से वो मुगलों के संबंध में आ गए। पर जो मेवाड़ था उसने मुगल का रूल एक्सेप्ट, उसने कहा कि हम मुगल के कब्जे में हम कभी नहीं आएंगे, हम अपना इंडिपेंडेंट रूल करेंगे। मुगल जब औरंगजेब का वक्त चल रहा था, जब औरंगजेब का रूल चल रहा था, तो दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ के लिए वो मारवाड़ के रहने वाले थे, दुर्गादास राठौड़। और उन्होंने औरंगजेब से लड़ाई करी, वो अपनी जोधपुर की इंडिपेंडेंस के लिए, ताकि जो उनका जो जोधपुर है वो मुगलों के कब्जे में लाया। उसके लिए उन्होंने औरंगजेब के रूल के वक्त बहुत ज्यादा लड़ाई करी। और इसी लड़ाइयों की वजह से जो राजस्थान के बहुत सारे पार्ट्स में मुगल का कंट्रोल कभी आ ही नहीं पाया। तो इसी रेजिस्टेंस की वजह से बहुत सारे राजस्थान पे, या फिर आप पूरा ही राजस्थान मान लो, उसमें मुगल का कंट्रोल बहुत ही लिमिटेड रहा था। ठीक है, तो कुछ अपनी कूटनीति, मतलब अपनी राजनीति को उसकी वजह से, कुछ वैवाहिक संबंधों की वजह से
मुगलों के साथ मुगलों से उन्होंने मित्रता कर ली थी, पर मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। औरंगजेब के समय मारवाड़ के दुर्गादास राठौर ने जोधपुर की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इससे राजस्थान पर मुगलों का पूरा नियंत्रण कभी स्थापित नहीं हो पाया। इसी वजह से कभी भी मुगल राजस्थान पे अपना रूल ही नहीं पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में हमारे मेन पॉइंट्स क्या क्या है, और इसमें हम एक और के बारे में पढ़ेंगे, हम रानी दुर्गावती के बारे में भी पढ़ेंगे, जो मैंने पीछे पीपीटी में नहीं डाला, पर मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी का ग्लैंस उसका डाला है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दे रखा है कि जाट पीजेंट्री 17वीं सेंचुरी में, और यहाँ पे बता रखा है कि कहाँ के थे, और उन्होंने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर को मार दिया था। 20,000 से ज्यादा योद्धा थे जाट आर्मी के, उनका जाट लीडर मारा गया, तो जो उनका ये विद्रोह था वो दब गया। भील्स, गोंड, संथल्स और कोच जैसे ट्राइबल ग्रुप भी आए। इन्होंने इसलिए लड़ा क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी हटियाना चाहते थे और उन पे टैक्स लगा रहे थे। ठीक है, यही सेम बात यहाँ पे आपको हिंदी में दे रखी है। अब रानी दुर्गावती के बारे में, रानी दुर्गावती गढ़ किंगडम पे रूल करती थी, और वो बहुत अच्छी रूलर थी, मतलब वो बहुत वाइसली, मतलब बहुत समझदारी से रूल करती थी। उन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही समृद्ध बना दिया था, और उनके पास 20,000 सैनिकों की आर्मी थी और 1000 हाथी थे उस आर्मी में। ठीक है, और इन्हीं 20,000 सोल्जर्स और 1000 हाथियों से उन्होंने बहुत सारे इन्वेजन्स को, बहुत सारे युद्धों को, बहुत सारे जो उन पे हमले हुए उन्हें हरा दिया। अकबर ने उनके किंगडम पे अटैक करने के लिए एक अपना जनरल, मतलब एक अपना सैन्य का वो भेजा था, सेनापति टाइप भेजा था 1564 में, और उनकी सेना बहुत ज्यादा थी, और उनके, आपको पता है मुगल्स आए थे, उनके पास वेपन्स भी बहुत ज्यादा एडवांस वेपन्स थे। तो फिर भी इतने कम नंबर होने के बाद भी और पुराने वेपन्स होने के बाद भी, और अकबर की जो सेना थी वो इतने ज्यादा नंबर पे थी, उनके पास इतने वेपन्स थे, उन्होंने अपनी सेना को बहुत बहादुरी से बढ़ाया, उन्होंने अपनी सेना का बहुत बहादुरी से नेतृत्व किया, और वो बहुत बहादुरी से लड़ी भी। वो बहुत घायल हो गई, और जब उन्हें लगा कि वो हार जाएंगे, उन्होंने अपनी जान खुद दे दी, ताकि वो ताकि उन्हें कोई बंदी ना बना सके। जैसे आपने रानी लक्ष्मीबाई की कहानी पढ़ी है, बिल्कुल वैसी है, ताकि उन्हें कोई बंदी ना बना सके। और वो उस वक्त सिर्फ 40 साल की थी, और उनका ये जो सेक्रीफाइस था वो एक रीजनल प्राइड, मतलब वहां के जो लोगों के लिए, उनके लिए गर्व की बात और एक विद्रोह का एक सिंबल बन के रह गया कि हाँ, और कि मतलब ऐसे लड़ना चाहिए, ये सब। ठीक है, उन्हीं के बारे में यहाँ पे हिंदी में दे रखा है। अब राजपूत का राइज कैसे हुआ, यहाँ पे ये बता रखा है कि जब खिलजी का कॉन्केस्ट हुआ, उसके बाद मेवाड़ और मारवाड़, ये दो राजपूत सबसे ज्यादा राइज हुए। पहले राणा कुंभा थे, फिर राणा संगा उन्होंने सुल्तान के अगेन बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, पर वो बाबर से हार खा गए बैटल ऑफ खानवा में। उसके बाद मेवाड़ के रूलर महाराणा प्रताप आए, जिन्होंने मुगल सुजनिटी, मतलब उन्हें जो वहीं पास ऑन हो रहा था वो उन्होंने नी लिया, और हल्दी घाटी के युद्ध में ठीक है, अरावली में जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था 1576 में, तब उनका वो हुआ, और मुगल आर्मी ज्यादा थी, फिर भी महाराणा प्रताप वहां से निकल गए, और गुरिल्ला वारफेयर, मतलब जहाँ पे कौन कहाँ से हमला कर रहा है किसी को नहीं पता, उनसे उन्होंने मुगल्स पे बहुत ज्यादा अटैक करा अरावली हिल से, और उनको भील से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, उनके आर्चर्स अच्छे थे, और उनकी जो वहाँ उस जगह के बारे में नॉलेज थी, उस वजह से उनको वो मिला। देखो इसमें यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पे भी व्हील वॉरियर यहाँ पे लेफ्ट में खड़े हुए, इसमें वार के एम्बलम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बात है आपको यहाँ पे हिंदी में दे रखी है, और यहाँ पे फिर ये बता रखा है कि कैसे औरंगजेब के वक्त कैसे राजपूतों का औरंगजेब के वक्त कैसा था, या उनका मुगलों के साथ संबंध कैसा था। ठीक है, यही सब चीजें यहाँ पे हिंदी में दे रखी, मैंने आपको ये बातें पीछे भी बताई हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।